व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने जस्ट अभी अपनी लाइव क्लास खत्म करी थी और आज मैंने लाइव क्लास में कराया है एक क्विक फटाफट रिवीजन चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज का। तो मैंने सोचा भाई हाफ ईयरली एग्जाम्स तो आपके भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी ये रिवीजन वाला लेक्चर अपलोड करता हूं। तो इस क्लास में हम लोग ध्यान से करेंगे, है तो क्विक बट काम का बहुत है। तो लगभग 1 घंटे में आपका फुल रिवीजन हो जाएगा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 to 7। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और हम कर लेते हैं एक बार पूरा बीएसटी का रिवीजन फॉर हाफ ईयरलीज। लेट्स बिगिन। चलो जी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं बोलो? 2 होती हैं। कौन कौन सी? इकोनॉमिक और इकोनॉमिक कौन सी होती हैं जो किस लिए करी गई हैं? टू अर्न प्रॉफिट्स, है ना। और नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती हैं जो किस लिए करी गई हैं? आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, सिंपैथी, ये नॉन इकोनॉमिक होती हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक में बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया। चलो बिजनेस का मतलब बताओ पहले। तो बिजनेस क्या होता था? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और वैसे हमने क्या पढ़ा था? टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड thus business means being busy. In other words, business refers to an occupation in which engage in activities relating to production, purchase, sale of goods and services with the main aim of earning profits। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बिजनेस के कुछ फीचर्स थे, जैसे बिजनेस एक कौन सी एक्टिविटी है, फिर बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट होगा, फिर बिजनेस में क्या होगा, मेन मोटिव क्या है, डीलिंग होनी चाहिए कौन से बेसिस पे, रिटर्न कैसा है, अनसर्टेन का क्या मतलब होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और बिजनेस के अंदर हमेशा क्या देखने को मिलेगा? बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होगा। बहुत बढ़िया। बिजनेस के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमने, है ना। अब इकोनॉमिक का मतलब होता है जो आपके पैसे से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक का मतलब जो किससे रिलेटेड हो? पैसे से। जैसे आप सबसे पहले बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब हमारा बिजनेस बंद ना हो, मार्केट में हमारी थोड़ी सी रेपुटेशन रहे, स्टैंडिंग रहे, बिजनेस क्लोज ना करना पड़े, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? कुछ ना कुछ नया नया करते रहो। तीसरा प्रोडक्टिविटी, यानी कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका बढ़िया यूटिलाइजेशन हो। और लास्ट क्या आता है? ये मेन है। ये सब बच्चों ऑब्जेक्टिव पैसे से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड? अब आ गया सोशल। सोशल का मतलब समाज के लिए बिजनेस को क्या क्या करना है। क्या एक बिजनेस समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? भाई अगर आप जॉब करोगे तो आपने एक जॉब ले ली, लेकिन अगर आप एक बिजनेस करोगे तो आप कई लोगों को जॉब दोगे भी। तो एक बिजनेस हमेशा क्या क्रिएट करता है? एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखना है कि उनको पैसे टाइमली मिले, उनके लिए आप इंश्योरेंस करा के दो, उनको आप हेल्थ फैसिलिटीज दो, ये सब वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एज अ बिजनेस आप एनवायरमेंट को हार्म ना करो, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी जो अनफेयर हो, जो आपके लिए सही नहीं हो, है ना। और लास्ट क्या है? कैसे प्रोडक्ट्स बनाओ? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ एज अ बिजनेस। तो 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 आपके इकोनॉमिक और 5 सोशल। कोई भी 3-3 आप याद रख सकते हो। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है? प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट से क्या होगा? सबसे पहले प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा क्या करने में? सर्वाइवल। भाई बिजनेस चलाने के लिए बिजली का बिल देना है, रेंट देना है, माल लेके आना है, पैसा चाहिए, कहां से आएगा? प्रॉफिट से, है ना। दूसरा क्या प्रॉफिट आपको हेल्प करेगा क्या करने में? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक ब्रांच से 2 ब्रांच, एक एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉय, प्रॉफिट होगा तो ही तो होगा ग्रोथ। तीसरी चीज प्रॉफिट से क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? भाई अच्छा प्रॉफिट होगा तो बढ़िया मशीनें ला पाओगे,
अच्छे रिसोर्सेज ला पाओगे, तो क्या वो कम खर्चे में ज्यादा काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। उसके बाद प्रॉफिट से क्या मिलता है, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। भाई समाज में जो बिजनेस सक्सेसफुल है उनको इज्जत मिलती है, जो दुकानें चल नहीं रही, बंद हो रही, उनको उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। तो प्रॉफिट आपको हेल्प करता है क्या लेने में, प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। क्या प्रॉफिट आपकी कॉस्ट और रिस्क को भी कवर कर देता है, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने बोला था बिजनेस एक्टिविटीज किस किस चीज में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री कितनी, दो या तीन, तीन, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी तो ईजी, एक्सट्रैक्टिव, और सेकेंडरी में सीएम पास, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक। क्या क्या मतलब था इनका। प्राइमरी का मेन काम क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, रॉ मटेरियल और एनिमल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, इनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव का क्या काम होता है, चीजों को एक्सट्रैक्ट करना रिसोर्सेज से, है ना। और जेनेटिक का क्या काम है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंडरी का क्या काम होता है बेटा, सेकेंडरी क्या करती है, जो रॉ मटेरियल किसने दिया, प्राइमरी ने, उसको कन्वर्ट करेंगे यूजफुल प्रोडक्ट्स में, है ना। अब सेकेंडरी में अगर सड़क बन रही है, ब्रिज बन रही है, डैम बन रही है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी, कंस्ट्रक्शन, राइट। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, कोई गुड सर्विसेज बना रहे हो, उनको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब बताओ प्रोसेसिंग किसको बोलेंगे, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर सामान प्रोसेसेस में बनता है, जैसे शुगर, पेपर, ये प्रोसेस में बनते हैं ना, एक से ज्यादा इनके अंदर प्रोसेस होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो सामान को प्रोसेस करके बनाए उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। असेंबलिंग, जिसमें अलग अलग पार्ट्स जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, असेंबल करा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग। बाइक्स, कंप्यूटर्स, ये सब असेंबलिंग में आता है। उसके बाद एनालिटिकल, जो एक आइटम में से एनालाइज करेंगे और फिर सेपरेट कर देंगे अलग अलग चीजों को, उसको कौन सी बोलते हैं, एनालिटिकल। सिंथेटिकल, इसमें भी काफी सारी चीजों को जोड़ के एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे पेंट, केमिकल्स, ये सब सिंथेटिकल में आ जाता है, ठीक है बेटा। कॉमर्स में क्या क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। अब ट्रेड में क्या क्या, इंटरनल और, जो बिजनेस देश के अंदर अंदर होगा वो होगा इंटरनल, जो देश के बाहर भी होगा एक्सटर्नल। अब देश के अंदर इंटरनल में क्या क्या आता है, होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट। बाहर से मंगाया तो इंपोर्ट, बाहर बेचा तो, बाहर से मंगा के कहीं बाहर ही बेच दिया। ऑक्सिलरीज कितनी थी, कौन कौन सी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ठीक हो गया। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये अच्छे तरीके से। बताओ मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस कब शुरू होगा, जब एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होगा और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो। प्रोफेशन कब शुरू होता है, बढ़िया, सर्टिफिकेट होना चाहिए और मेंबरशिप होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस, बढ़िया। बिजनेस में क्या काम होता है, क्या बेचता है बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशनल का क्या काम है, पर्सनलाइज सर्विसेज, है ना। और एम्प्लॉयमेंट का डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जहां काम कर रहा हूं वहां देखूंगा। क्वालिफिकेशन बिजनेस में कैसी चाहिए, कोई मिनिमम नहीं है। प्रोफेशन में हाई क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में वो डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है बेटा। रिवॉर्ड क्या मिलेगा बिजनेस में, इधर इधर। कैपिटल किसमें सबसे ज्यादा, बिजनेस में, उससे कम प्रोफेशन में, और लगानी नहीं पड़ेगा। रिस्क बिजनेस में इधर इधर। प्रोफेशनल को थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है ना बेटा। अब किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक सेटअप करा, पैसा लगाया, चले ना चले, इतना तो रिस्क है ही ना। हाँ ये है कि वो भूखा तो नहीं मरेगा, डॉक्टर में लोग जाएंगे तो, लेकिन क्या सुपर हिट होगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो है ना उसके साथ भी। तो इसके अंदर तो हाई रिस्क, इसमें थोड़ा सा रिस्क, इसके अंदर नो रिस्क। भाई आप जॉब पे चले गए, सरकारी नौकरी मिल गई तुमको, तो फिर क्या रिस्क है, सैलरी आनी आनी है, ठीक है या नहीं है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या अगली जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है। प्रोफेशन नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट
नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोई रूल्स रेगुलेशन बिजनेस में है? नहीं। इधर है क्या प्रोफेशन में? है। हर प्रोफेशनल के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ बिहेवियरल कंडक्ट होते हैं। जैसे टीचिंग भी एक प्रोफेशनल है ना, टीचिंग एक प्रोफेशन है, एक टीचर को प्रोफेशनल माना जाता है। अब आप एक टीचर से हमेशा एक बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे, हाँ भाई एक टीचर एक नोबल प्रोफेशन है तो उसको वो कैसे बात करेगा, क्या बोलेगा, वो एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है ना। आप टीचर को ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे गाली गलौज करता होगा, ऐसी तैसी करता होगा, तो वो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे एटलीस्ट, है ना, क्योंकि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो होंगे। यही कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए बने हुए हैं भाई। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कंपलसरी होता है क्या फॉलो करना? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आप प्रोफेशनल्स हो वैसे ही बिहेव करो, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जहां काम करोगे वो बताएंगे कि आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक हो गया। चलो जी, इसके बाद इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, बाकी हमने मेनली देख ही लिया। चलो भाई, इंटरनल ट्रेड पता है, एक्सटर्नल पता है, रिटेल पता है, होलसेल पता है, एक्सपोर्ट पता है, इंपोर्ट पता है, और एंट्री पोर्ट भी पता है। फिर इंडस्ट्री क्या होती है? अच्छा, रिस्क जो है वो कितने प्रकार के होते हैं बिजनेस रिस्क? दो। रिस्क होता क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस। भाई प्रॉफिट कम ज्यादा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, यही तो रिस्क है। कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? स्पेकुलेटिव, और स्पेकुलेटिव में क्या क्या आता है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जैसे फैशन चेंज हो गया तो आप ज्यादा भी कमा सकते हो और कम भी कमा सकते हो, है ना। तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। प्योर में क्या होगा बच्चों? प्योर में या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई अच्छे तरीके से? बढ़िया, परफेक्ट। चलो जी, इसके बाद हमारे पास ये सब हमने देख लिया, कौन सी एक्सट्रैक्टिव, कौन सी जेनेटिक, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, ये सब हमने देख लिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब केस स्टडीज में कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे वो एक्टिविटी जो चैरिटी लव अफेक्शन से करी गई, क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक। जो पैसा कमाने के लिए करी गई, इकोनॉमिक। जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बिजनेस। जिसमें कंपलसरी है कि फॉलो करने पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्रीज? जेनेटिक। एक्सट्रैक्ट करने नेचुरल रिसोर्सेज, अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट करना, एनालिटिकल। बताया था ना, एनालाइज करेंगे फिर अलग अलग करेंगे, उसके बाद अलग अलग चीजों को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाना, सिंथेटिकल या असेंबलिंग, ठीक है। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव इंडस्ट्रीज। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, प्योर रिस्क, ठीक हो गया। ऑब्लिगेशन कौन सा है बिजनेस फर्म का कि फॉलो करेंगे ही करेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके बाद बेटा सर्वाइवल ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट, ठीक हो गया। चलो भाई, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का क्या नाम है बेटे? पढ़ ले जरा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। 5 फॉर्म पढ़े हमने इसके अंदर। अगर अकेला ओनर है तो क्या बोलेंगे? अगर एक फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है तो मिलजुल के 2 से 50 लोग अगर करेंगे तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ध्यान रखेंगे मिनिमम 2, मैक्सिमम, ठीक हो गया। उसके बाद अगर एज अ सोसाइटी काम करेंगे तो, एज अ कंपनी काम करेंगे तो, ठीक हो गया बेटा, सही है, परफेक्ट। आओ जी अब इनको पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब बताओ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जहां पे कौन काम कर रहा है? एक इंडिविजुअल अकेला करेगा, है ना। इसके फीचर क्या थे? फॉर्मेशन एंड क्लोजर कैसा है? लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड का मतलब अगर सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के लोन्स नहीं चुका पाया तो उसके पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नहीं होती, तभी तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये अकेला ही रिस्क बेयर करेगा, अकेला ही प्रॉफिट रखेगा? कंट्रोल सारा का सारा इसी का है। क्या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी होती है इसके अंदर? नहीं होती बच्चों। अगर इसकी डेथ हो जाए, ये पागल हो जाए, ये जेल चला जाए, या कोई परमानेंट इंजरी हो जाए तो दुकान नहीं खुलेगी, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर आई। मेरिट्स बताओ चलो जल्दी से फटाफट से। डिसीजन मेकिंग इसमें कैसी होगी? क्योंकि किसी से पूछना ही नहीं। जानकारी कैसी रख सकते हो? सीक्रेट रख सकते हो, कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। फॉर्मेशन क्लोजर कैसा है? सारा पैसा डायरेक्टली किसका? आप ही का है। और अपने लिए काम करने में क्या फील होता है? अकम्प्लिशमेंट, है ना। इसके डीमेरिट रिसोर्सेज कैसे होंगे? बिजनेस की लाइफ कैसी होगी?
लिमिटेड, लिमिटेड ही होगी। लाइबिलिटी कैसी है, और एक इंडिविजुअल की मैनेज करने की एबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ये सब इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। फैमिली बिजनेस के बारे में बताओ। बिजनेस जो ओन कैरिड बाय मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसका हेड कौन होता है, कर्ता। बाकी को क्या बोलते हैं, को पार्सेनर्स। इसको शुरू करने के लिए क्या चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और 2 मेंबर्स, ठीक है। और कितनी जनरेशन एचयूएफ का पार्ट हो सकती हैं, 3 सक्सेसिव जनरेशन हो सकती हैं बेटा। इट इज गवर्न्ड बाय कौन सा लॉ, हिंदू लॉ, ठीक हो गया, या हिंदू सक्सेशन एक्ट, परफेक्ट है। अच्छा फीचर्स बताओ, फॉर्मेशन कैसा है। लाइबिलिटी के बारे में बताओ, कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। कंट्रोल पूरा किसका होगा, कॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी, होगी। कर्ता की डेथ हो गई तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर कर्ता बन जाएगा। माइनर मेंबर इसमें हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंबरशिप इज बाय बर्थ। बहुत बढ़िया। अब पार्टनरशिप बताओ, कौन सा एक्ट चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कम से कम कितने पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा 50। गवर्न्ड बाय आईपीए 1932। मेंबरशिप इसके अंदर कैसे होती है, पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर बनने के लिए सभी पार्टनर्स का यस चाहिए। सभी पार्टनर मतलब जैसे सपोज 48 पार्टनर्स हैं अभी, एक नया पार्टनर आना चाहता है, 47 बोल रहे हैं यस ले आओ, एक बोल रहा है ना जी, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत सारे डिसीजंस मेजोरिटी से हो जाते हैं, लेकिन एडमिशन का नहीं होता। एडमिशन में क्या चाहिए, 100% कंसेंट, ठीक है, ओके। अच्छा पार्टनरशिप के पहले हम कुछ और चीजें भी देख लें। लाइबिलिटी कैसी होगी पार्टनर्स की, लिमिटेड या अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। रिस्क कैसा होगा, शेयर्ड, मिलजुल के शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, शेयर्ड होगी वो भी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी एक के काम के लिए दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल है, वो ये नहीं कह सकता मैंने नहीं करा, ठीक है। अच्छा क्या कॉन्टिन्यूटी इसके अंदर होगी, क्या पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रहेगी अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, नहीं, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। मेरिट बताओ जी पार्टनरशिप के, बनाना कैसा है इसको, इजी। डिसीजन मेकिंग कैसा होगा इसमें, क्योंकि मिलजुल के करेंगे। पैसा आपके पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एचयूएफ या एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क क्या हो जाएंगे इसके अंदर, शेयर्ड हो जाएंगे। और सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे रख सकते हो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी रख सकते हो, एचयूएफ में भी रख सकते हो, कहीं कुछ देना तो है नहीं जानकारी। इसके डीमेरिट, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इसमें नहीं होती। लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड। और पब्लिक का इन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, यानी अगर आप पब्लिक के पास पैसा लेने जाओगे तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं कि आप क्या कमा रहे हो क्या नहीं कमा रहे, आप इंफॉर्मेशन तो सीक्रेट रखते हो, है ना बेटा। चलो अच्छा जी, कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, एस्टोपल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जल्दी से बताओ कौन कौन से हैं। इन सबकी लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड, 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 ठीक है। पहले तो लाइबिलिटी। अब 3 चीजें देखनी है, क्या क्या, कि सबसे पहले क्या पैसा लगाएंगे, उसके बाद क्या प्रॉफिट मिलेगा, और तीसरा क्या क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब बताओ, एक्टिव तो सब करेगा बेटा, एक्टिव तो पैसा भी लगाएगा, प्रॉफिट भी लेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। स्लीपिंग का बताओ जी, स्लीपिंग पैसा लगाएगा, प्रॉफिट लेगा, क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ना आता नहीं, वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। वो रावण का वो वाला भाई है जो सोया रहता है, कुंभकर्ण, ठीक है। चलो सीक्रेट पार्टनर कौन सा है, जो कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट भी लेगा, लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट सीक्रेटली करेगा, छुप छुपा के, किसी को पता नहीं होगा इसका कि ये भी पार्टनर है, ठीक है। अच्छा नॉमिनल, नॉमिनल जो अपना नाम यूज करता है, मतलब आपको बोलता है कि ठीक है मेरे नाम से बिजनेस कर लो, बाद में
उसके नाम से हो रहा है तो लाइबिलिटी उसकी भी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। एस्टोपेल कौन होता है, जिसने बेटा सिर्फ नाम ही नहीं दिया, जिसने खुद को खुद ही रिप्रेजेंट करा। नॉमिनल खुद नहीं कुछ करता, नॉमिनल का तो आप नाम यूज कर रहे हो। एस्टोपेल वो है जिसने खुद ऐसे दिखाया कि मैं पार्टनर हूं, जबकि था वो एम्प्लॉय। तो अब उसने जब सबको ऐसे दिखा दिया कि मैं पार्टनर हूं, तो वो ट्रीट भी कैसे किया जाएगा, पार्टनर के तरह। ठीक हो गया बेटा। चलो जी, पार्टनरशिप कितने प्रकार की हो सकती, कौन कौन सी, ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में सबसे पहले जनरल, जिसमें सबकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड का नाम क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी एक्सेप्ट वन, उसकी कैसी होगी, अनलिमिटेड। जिसकी अनलिमिटेड होगी उसी के पास सबसे ज्यादा पावर्स राइट्स होंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद पार्टनरशिप एट विल किसको बोलते हैं, जो जब तक आपने चलानी है चलाओ, जब बंद करनी है बंद कर दो। और पर्टिकुलर किसको बोलते हैं, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही होगा। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है, लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है, करा लो। अगर नहीं कराएंगे तो पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, और फर्म थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती। ठीक है, ये याद रखना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक पार्टनरशिप की सारी डिटेल्स जहां पे लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, छुट्टी के क्या रूल्स होंगे, ये सब किस में दिया होगा, पार्टनरशिप डीड में। अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो तो कहां रजिस्ट्रेशन, क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कराने का, सबसे पहले तो एप्लीकेशन दो किसको, रजिस्ट्रार को, और साथ में पार्टनरशिप डीड, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो, और उसके साथ फीस जमा करो। ठीक है, फीस जमा करने के बाद रजिस्ट्रार चेक करेगा क्या सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर वो सब ओके करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है बेटा। चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम कितने लोग चाहिए, मिनिमम 10, कैसे, एडल्ट, ये ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती कौन सी है, जो अपने लिए काम करते हैं, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, जिसका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इसकी मेंबरशिप कैसी होती है, वॉलंटरी। इच्छा है आप जब चाहे सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहे सोसाइटी छोड़ सकते हो। इसका लीगल स्टेटस दिया गया है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। इनका रजिस्ट्रेशन कहां पे होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, या इसको कौन सा एक्ट है जो मैनेज करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1956, आर यू श्योर, 1912, यस। इनका जो एक्ट है 1912, 1956 पुराने वाला कंपनी एक्ट था, जो अब चेंज होके क्या हो गया 2013। ठीक है, 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अच्छा जी, लाइबिलिटी सबकी कैसी होगी, लिमिटेड, जितना जितना पैसा लगाया है। इसके अंदर सब कुछ कैसे कंट्रोल से होगा, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेटा जितने भी डिसीजन होंगे वोटिंग से होंगे, डेमोक्रेसी के जैसे, जैसे भारत एक डेमोक्रेसी है ना। इनका मोटिव क्या है, सर्विस किसको देना, अपने मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है बेटा। कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, 6। कौन कौन सी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर, क्रेडिट। सोसाइटी का मेन काम होता है मिडलमैन को हटाना, जो बीच में लोग हैं उनको हटाना। तो एज अ कंज्यूमर अगर आप सोसाइटी बनाते हो तो क्या बोलोगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज अ प्रोड्यूसर बनाते हो तो प्रोड्यूसर, माल बेचने के लिए बनाते हो तो मार्केटिंग, किसान बनाते हैं तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फार्मर भी तो प्रोड्यूसर ही है, फिर प्रोड्यूसर और फार्मर में क्या फर्क है, फार्मर सिर्फ फार्मिंग करेगा, प्रोड्यूसर में और भी प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, ओके। सपोज टीचर्स ने बना दी एक सोसाइटी, तो वो भी तो प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज का, तो कौन सी बनेगी, प्रोड्यूसर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट का क्या काम है, उधार देना, पैसा देना, आपको लोन प्रोवाइड करना, ये क्रेडिट का काम है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग का क्या काम है, हाउसेस देना। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं सोसाइटीज के, फॉर्मेशन इजी, सब कुछ कैसे होता है,
वोटिंग से होता है। लाइबिलिटी सबकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जिस्टेंस कैसा है, स्टेबल। मेंबर आए जाए, उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता। इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल, सस्ते होते हैं, क्योंकि बल्क में करते हैं ना सारा काम, तो इकोनॉमी रहती है। और सरकार से भी इनको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये वेलफेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है इसके, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। मैनेजमेंट में कई बार क्या देखने को मिलती है, इतना अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि फंड्स लिमिटेड है, वही लोग मिलजुल के कर रहे हैं बस, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप गवर्नमेंट को सब कुछ बताओगे कि हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलती। ओपिनियंस में क्या डिफरेंस आ सकता है लोगों में, है ना। अच्छा, और सरकार का क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल। चलो कंपनी बताओ क्या है, कंपनी सबसे पहले कौन सा पर्सन, हैविंग अ परपीचुअल, आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब है, पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ, बिजनेस अलग होगा, ऑनर अलग होगा। इसका मतलब कंपनी में ऑनर शेयर होल्डर होता है बच्चों। आप शेयर खरीदोगे तो आप भी ऑनर हो, लेकिन आपका कंपनी से कोई लेना थोड़ी ना है, आपका काम पैसा लगाने का है, आपने लगा दिया। तो कंपनी में ऑनर का काम पैसा लगाना है, कंपनी को चलाने का काम किसका है, मैनेजमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी में गो ऑन फॉर एवर। और कंपनी के सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, क्या आज की डेट में कॉमन सील कंपलसरी है, नहीं, लेटेस्ट एक्ट में नहीं। ठीक है, पहले होता था, अभी नहीं है। अच्छा जी, फॉर्मेशन कैसा है इसका, क्या इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, यस, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। कंट्रोल सारा किसका होगा, कॉमन सील इज द सिग्नेचर, और रिस्क भी सब आपस में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, मेरिट्स बताओ जी कंपनी के। सबसे पहले लाइबिलिटी, जो कैसी होगी, लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। अच्छा, लाइबिलिटी के बारे में बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैसी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एचयूएफ में कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड एक्सेप्ट एलएलपी, जिसमें एक की अनलिमिटेड होगी, है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव में लिमिटेड, कंपनी में भी लिमिटेड। बहुत बढ़िया। क्या ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है कंपनी में, क्या आप अपना शेयर किसी और को बेच सकते हो, इज इट पॉसिबल, यस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस होगा, कंपनी बंद नहीं होगी। और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन कंपनीज का होता है, और सबसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी आपको किसमें देखने को मिलेगा, कंपनीज में। लिमिटेशन बताओ बच्चों, कंपनी बनाना कैसा काम है, कॉम्प्लेक्स। क्या कंपनी अपने ऑपरेशंस को सीक्रेट रख सकती है, नहीं रख सकती, कंपनी को सब बताना पड़ता है पब्लिक को। उसके बाद कंपनी में एनवायरमेंट कैसा रहता है, मतलब इतने सारे लोग होते हैं, आपको पता ही नहीं कि अब रिलायंस है, सपोज रिलायंस में कोई लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो मुकेश अंबानी से मिले होंगे, पता ही नहीं भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी है। तो वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा सा ना इम्पर्सनल होता है। देखो छोटा बिजनेस होता है ना, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो फिर इम्पर्सनल हो जाएगा। जैसे सपोज आपकी कोई शॉप है, अभी आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपकी दुकान पे 2 हेल्पर हैं, तो क्या आप पर्सनली उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, आपको पता है। अब 1 से 2 शॉप हो गई, तो 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 8 से 50 दुकानें हो गई आपकी। अब 50 दुकानों पे, हर दुकान पे 2-2 हेल्पर है, 100 तो हेल्पर हो गए। क्या सबसे वो पर्सनल एनवायरनमेंट रह जाएगा, कैसा हो जाएगा, इम्पर्सनल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, रेगुलेशंस बहुत सारे हैं, सरकार ने बहुत रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कंपनीज के लिए। डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, डिले। कैसा मैनेजमेंट देखने को मिलता है, ओलिगेरिक। ओलिगेरिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैनेजमेंट अलग और ऑनर्स अलग। तो उसमें क्या है कि ऑनर को कोई पता ही नहीं कुछ, और मैनेजमेंट ने पैसा नहीं लगाया हुआ। मैनेजमेंट तो एम्प्लॉई है, डायरेक्टर तो एम्प्लॉई है। यूजुअली क्या होता है, जो मालिक होता है वो भी खुद को डायरेक्टर लिस्ट में रखता है। जैसे रिलायंस में अंबानी जी के पास बहुत सारे शेयर्स हैं, लेकिन अंबानी जी को आप डायरेक्टर्स में ही पाओगे। तो उन्होंने मैनेजमेंट भी अपने हाथ में रखी हुई है कहीं ना कहीं, बट फिर भी और भी तो लोग हैं ना मैनेजमेंट में, उन्होंने अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट भी करी हुई है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा ऑलिगेरिक देखने को मिलता है, जहां पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा होता है और पर्सनलिज्म कम होता है। ठीक है। इसके बाद कई बार क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स। चलो, कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। हमने और भी पढ़ाई थी आपको, जब चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, अभी तो रिवीजन कर रहे हैं। बताओ कौन कौन सी पढ़ी थी, फॉरेन कंपनीज, और कौन सी, मल्टीनेशनल कंपनीज, सब्सिडरी कंपनीज,
होल्डिंग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? लेकिन फिलहाल तुम प्राइवेट के बारे में बताओ, कम से कम कितने मेंबर, मैक्सिमम कितने? 200, 2 से 200। पब्लिक में 7 से अनलिमिटेड। डायरेक्टर के बारे में बताओ प्राइवेट में? 2 से 15। पब्लिक में 3 से 15। प्राइवेट में शेयर इशू नहीं हो सकते, पब्लिक में शेयर इशू, प्राइवेट में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, पब्लिक में ट्रांसफर हो सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट्स तो यही है मेन। ठीक है, प्राइवेट अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाएगा, पब्लिक अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगा। ठीक है बेटा, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इसके बाद ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही पर्सन खुद को रजिस्टर करा लेगा एज कंपनी। वेरी गुड। कौन सा बिजनेस बनाऊं उससे पहले क्या क्या सोचना पड़ता है? कितना खर्चा आएगा, मैं लाइबिलिटी कैसी रखना चाहता हूं, कॉन्टिन्यूटी रखना चाहता हूं या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप सोचते हो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। ठीक है, तो चैप्टर 2 में यही मेन चीजें थी। चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट था? बिजनेस रिस्क्स, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, और एक वो चार्ट पूरा, कौन सा चार्ट वाला? इंडस्ट्री और कॉमर्स। चैप्टर 2 में मेन क्या है? पार्टनरशिप में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, कंपनी के टाइप्स, और एक इसके साथ जो कनेक्टेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसमें एमओए एओए क्या होता है, कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उसी पे चले, इसके साथ साथ ही उसको कंप्लीट कर ले। आओ जी, देखो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में डिफरेंस, अलग अलग सोसाइटीज में डिफरेंस। चैप्टर 3 में बाद में कराऊंगा, मतलब अभी कराऊंगा 5 मिनट बाद। पहले हम चैप्टर 7 निपटाते हैं। ये राजी छोटा सा, जल्दी से बताओ। सबसे पहले मुझे ये बता दो, कितने स्टेजेस होंगे कंपनी फॉर्म करने के? हाउ मेनी स्टेजेस अगर कंपनी फॉर्म करनी है तो? 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज प्रमोशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेजेस होते हैं बच्चों। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट। प्रमोशन सबसे पहला स्टेज होता है, जब एक इंडिविजुअल जिसके दिमाग में कोई आइडिया आएगा कि मैं कंपनी बनाता हूं, उस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर कैन बी अ पर्सन, प्रमोटर कैन बी ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जिसके दिमाग में आइडिया आएगा कि चलो लेट्स बिल्ड अ कंपनी, वो प्रमोटर होगा। अब वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 2-4 दोस्त भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है। प्रमोटर का काम क्या होगा सबसे पहले बताओ जल्दी से? प्रमोशन में मैंने आपको याद कराया था IFNFAP। आई का मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडीज में बच्चों क्या क्या स्टडी करते हैं हम? कितने प्रकार की फिजिबिलिटी होती है? 3। कौन कौन सी? टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। टेक्निकल का मतलब कि टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल का मतलब पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक का मतलब प्रॉफिट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सब देखना होता है। जब ये सब में बिजनेस पास हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? उसका नेम अप्रूवल के लिए डालते हैं, कि नाम अप्रूव कराते हैं कि ये नाम जो हम सोच रहे हैं किसी और का तो नहीं है, तो अप्रूव कराना पड़ता है ना। इसके बाद सिग्नेटरी किसको बोलते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स को। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनके सिग्नेचर कराओ। उसके बाद प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करो, सीए, सीएस, बैंकर, सबको अपॉइंट करो अपने प्रोफेशनल्स को। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों जो बनाने पड़ेंगे? लो जी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले एमओए, फिर एओए, फिर रिटर्न कंसेंट होना चाहिए डायरेक्टर्स का, वो लिखित में दें कि हम डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो वो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार का लेटर जिसमें उसने नेम अप्रूव करा हुआ हो कि लो जी ये नाम तुम रख सकते हो, वो भी लगेगा। उसके साथ साथ एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? कि हम ये चीज डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने जो भी काम किया है वो बिल्कुल सही करा है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमने इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं करा। अगर कोई फ्रॉड पाया जाता है तो उसकी पनिशमेंट के लिए हम लायबल है, ये इसमें लिखा होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद एक नोटिस जिसके अंदर ऑफिस एड्रेस होगा, और डॉक्यूमेंट जो किस चीज का डॉक्यूमेंट होगा? पेमेंट ऑफ फीस का। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट जब जमा कर दोगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, और सब ओके पाया जाएगा तो वो आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। अच्छा, एमओए और एओए ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों।
एमओए क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव्स। एओए क्या बताता है? रूल्स। एमओए एओए अच्छे से याद करके जाना, पक्का आएंगे पेपर में। एमओए क्या बताएगा? ऑब्जेक्टिव्स। एओए क्या बताएगा? रूल्स। एमओए में कितने क्लॉज थे? याद करो। जिस क्लॉज में पैसे के बारे में बताया गया उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल क्लॉज। उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल क्लॉज। जिस क्लॉज में कंपनी के नाम के बारे में बताया गया, नेम क्लॉज। जिस क्लॉज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताया गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। जिस क्लोज में लाइबिलिटी के बारे में बताया गया, जिस क्लोज में कंपनी क्या करेगी उसके बारे में बताया गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, तो ये 5 क्लॉज थे, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। ठीक हो गया बेटा, ये भूलने नहीं बिल्कुल भी क्लॉजेज आपको। ओके, अच्छा जी। एओए तो रूल्स होता है। अच्छा, कौन सा इंटरनल्स के लिए, कौन सा एक्सटर्नल्स के लिए? एमओए इज फॉर, पक्का? हाँ बिल्कुल सही। रूल्स इंटरनल होते हैं ना, रूल्स तो अंदर के लोग मानेंगे, भाई हमारे घर में 10 बजे के बाद एंट्री नहीं है, कोई बाहर वाला क्यों मानेगा? वो अपने घर में चाहे 2 बजे जाए, हमारे लिए है ना रूल्स। तो एओए इंटरनल के लिए होता है, एमओए कैपिटल सब्सक्रिप्शन बच्चों। अच्छा, ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला स्टेज है, ये सिर्फ कौन सी कंपनी के लिए होता है? पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट तो जनता से कैपिटल लेती नहीं ना, है ना। अब यहाँ पे क्या मेमोरी टेक्निक थी? स्पा मा। लो जी, एस का क्या मतलब है जल्दी बताओ। सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लो कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पी का मतलब प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसके अंदर सारी डिटेल लिखो, वो प्रोस्पेक्टस आरओसी को जमा करो। ठीक है, उसके बाद किसका अपॉइंटमेंट करो? बैंकर, जिस बैंक में पैसा आएगा। ब्रोकर, जो आपके बिहाफ पे फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। अंडरराइटर, जो आपके शेयर बिकवाएगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम कितना आना चाहिए? 90%। एक नंबर का सवाल आता ही आता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। इसका मतलब क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? जितने शेयर पब्लिक में इशू करे उसके कितने परसेंट बिकने चाहिए? 90। 90 नहीं बिके तो सारा पैसा वापस। फिर एप्लीकेशन दो किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, कि भैया हम शेयर इशू करना चाहते हैं, मतलब हमारे एप्लीकेशन, हमने शेयर इशू करे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, अब हमें बस शेयर अलॉट करने हैं। और लास्ट में क्या होगा? अलॉटमेंट का मतलब पब्लिक को शेयर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लास्ट स्टेज क्या होता है? क्या शुरू करना? बिजनेस शुरू करना। ये तो सिंपल है, बस ये सब पूरा करने के बाद आप बिजनेस क्या कर सकते हो? कमेंस कर सकते हो। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड ऑब्जेक्टिव। कौन बताएगा? एओए क्या बताएगा? रूल्स। कौन सा मेन डॉक्यूमेंट, कौन सा सब्सिडरी डॉक्यूमेंट? एमओए मेन, एओए रिलेशनशिप। कौन सा आउटसाइडर, कौन सा इनसाइडर? वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब अगर एमओए के बाहर कुछ गया तो क्या वो बाद में वैलिड करा जा सकता है? ऐसे ही एओए के बाहर कुछ गया तो क्या वो बाद में वैलिड किया जा सकता है? देखो, एमओए में तो नहीं चलेगा, एमओए के बाहर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। एओए के बाहर अगर कुछ गया तो वो बाद में हम वैलिड कर सकते हैं, अगर वो चीज एमओए के फेवर में है, एमओए के साथ ही चल रही है, वो एमओए के अगेंस्ट नहीं है वो काम। ठीक है, मतलब जो रूल्स हैं उन रूल्स को आप बाद में क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, अगर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो एमओए में दिए हुए हैं वो उस चीज के साथ है। अगर वो उसके अगेंस्ट है फिर वो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा जी। नेसेसिटी, कौन सा नेसेसरी है? एमओए कंपलसरी है, एओए कंपलसरी नहीं है। एओए की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? टेबल एफ। याद रखना है, टेबल एफ क्या है? टेबल एफ एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि या तो अपने रूल्स बना लो, अपने रूल्स नहीं बनाने तो हमने बना के दिए हुए हैं कि जनरली एक कंपनी में ये रूल्स होने चाहिए, एज इट इज ले लो। तो या तो अपना एओए बना लो, अपना नहीं बनाना तो कंपनीज एक्ट का कौन सा टेबल यूज कर लो? टेबल एफ। ये याद रखना। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद बेटा कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे प्रमोटर तो पता है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी पता है, एमओए भी पता है, एओए भी पता है ना। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किसको बोलते हैं? चलो सोच के बताओ। जो कंपनी बनने से पहले प्रमोटर ने करे उनको क्या बोलेंगे? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जैसे भाई अभी कंपनी नहीं बनी, कंपनी बन रही है लेकिन कंपनी के बिहाफ पे काम तो शुरू कर दिया प्रमोटर ने, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनने से पहले ही हो गए उन्हें क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स किसको बोलेंगे?
जो कंपनी बनने के बाद हुए। तो कंपनी बनने से पहले प्रिलिमिनरी, कंपनी बनने के बाद प्रोविजनल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या था? एक वो डॉक्यूमेंट जो किसको ऑफर किया जाएगा? पब्लिक को, कि भैया ये देखो, पढ़ लो, अगर आप इसके फेवर में हो तो हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 डन, 2 डन, 7 डन। 3 बताओ जी, 3 में हम किसके बारे में पढ़ते थे? जल्दी से बताओ, 3 में हम किसके बारे में पढ़ते थे? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, है ना। इसका मतलब दो प्रकार के सेक्टर होंगे। कौन कौन से दो सेक्टर होंगे? पब्लिक और प्राइवेट। जैसे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सब अलग अलग है ना। दो सेक्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो एक पब्लिक सेक्टर और एक जिसपे सरकार का कंट्रोल, वो पब्लिक, जिसपे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, वो प्राइवेट। ठीक है या नहीं है? अब जैसे सपोज मेरी फीस है, मुझे अपनी फीस कितनी लेनी है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट स्कूल को अपनी फीस कितनी लेनी है, उसमें सरकार का इंटरफेयर है। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट है ना। ऐसे ही एक प्राइवेट स्कूल पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पब्लिक स्कूल पे होगा, गवर्नमेंट कॉलेज पे होगा, प्राइवेट कॉलेज पे नहीं होगा। आप बीकॉम बीबीए करने के लिए जाओगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, उसी एक साल का 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख चार्ज कर लेंगे, वही सरकारी में 20,000 में हो जाएगा। ठीक है या नहीं है? तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट के हिसाब से चलता है, पब्लिक सेक्टर सरकार के हिसाब से चलता है। ठीक है जी। अब सरकार की कितनी एंटरप्राइजेज है? सबसे पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। आओ जरा याद करो फटाफट से। डिपार्टमेंटल में मेन चीज क्या याद रखनी है कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। सरकार इसके द्वारा फंक्शन करती है थ्रू मिनिस्ट्रीज, थ्रू मिनिस्ट्रीज। तो जितनी मिनिस्ट्रीज हम देखते हैं, उन मिनिस्ट्री को चलाने वाले जितने मिनिस्टर्स होते हैं, वो जितने भी विभाग चला रहे हैं, उन सब विभागों को क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे रेलवे का एक रेलवे मिनिस्ट्री है, तो रेलवे अपने आप में एक डीयू है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ठीक है, ऐसे ही कम्युनिकेशन, ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे ही एलआईसी। नहीं, एलआईसी तो अलग एक्ट से हो गया, एलआईसी तो एक्ट से हो गया, तो वो चला गया स्टैट्यूटरी में। लेकिन जिनके भी पूरे पूरे मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिनिस्टर्स के थ्रू चल रही हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? डीयू। ठीक है, देखो इसके फीचर्स, इस्टेब्लिश्ड एज एक्सटेंशन ऑफ अ मिनिस्ट्री। पैसा कहां से आता है और जाएगा भी कहां? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। अकाउंटिंग और ऑडिट रूल किसके चलेंगे? गवर्नमेंट के। एम्प्लॉइज सारे कौन से एम्प्लॉइज होंगे? और डायरेक्ट कंट्रोल होगा किसका? मेन चीज ही है इसके अंदर, याद रहेगी। मेरिट्स बताओ इसके जल्दी से। कंट्रोल सारा का सारा इफेक्टिव होगा इसके अंदर, क्योंकि सरकार के मिनिस्टर्स खुद बैठे हुए हैं चलाने के लिए। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ, जनता को जवाबदेही है। अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो जवाब देना पड़ता है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं काम चलता। ठीक है, इसके बाद सरकार की इनकम का भी सोर्स है ये। और जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो इन्हीं पे रिलाई किया जा सकता है, और किसी चीज पे रिलाई नहीं किया जा सकता। ठीक है ना बेटा। जैसे आर्मी सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर रही है, लेकिन आर्मी कोई प्राइवेट सेक्टर थोड़ी चला रहा है। कौन चला रहा है? आर्मी सरकार चला रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो हमेशा सरकार को ही आगे किया जाएगा। ठीक है बेटा। डीमेरिट्स बताओ। सबसे पहले इसके अंदर क्या नहीं होता? बस पुराने समय से जो चल रहा है वो चल रहा है, डिसीजन मेकिंग होते ही नहीं, धीरे धीरे चलता रहता है काम। इनको कोई एडवांटेज नहीं मिलता, किसका? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का। उसके बाद सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? व्हाट इज रेड टेपिज्म? डिलेज। बस फाइलें पे फाइलें पड़ी रहती हैं, जैसे हमारे कोर्ट्स में पड़ी रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, होता कुछ नहीं। इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारा क्या है, और कंज्यूमर क्या चाहता है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कंज्यूमर नीड से कैसे हैं? इनसेंसिटिव है। अब आप किसी सरकारी बस में देखो, कुर्सियां टूटी हुई तो टूटी हुई, तो चल रही हैं वैसी की वैसी, है ना। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बस होगी, एक चेयर भी टूटी होगी, फटाफट बदलवाएगा, कोई कस्टमर बैठेगा नहीं उस पर, है ना। रेलवे में शीशा टूट गया तो टूट गया, चल रहा है जी वैसे ही। सही है क्या? चलो, अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसको बोलेंगे बताओ? जो किसके थ्रू जीवित होगा? थ्रू अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे इंडियन एयरलाइंस, एलआईसी, आरबीआई, ये इसमें लिखना। ठीक है। इसको मिनिस्ट्री नहीं चलाती, इसको कौन चलाता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ही ऑब्जेक्ट, पावर, प्रिविलेज सब एक्ट बताएगा बेटा। ठीक है। ये पूरा का पूरा कौन ओन करता है? होली ओन्ड बाय द
स्टेट, भाई पूरा एक्ट के थ्रू चलने वाला है तो सरकारी, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए? फंडिंग के लिए। इसका मतलब यहां पे ट्रेजरी से नहीं आएगा, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? खुद कमाना पड़ेगा। यहां पे आपको ट्रेजरी से नहीं मिलेगा, आपको खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है, खुद खर्चा करना है। ओके। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होता है बेटा ये। उसके बाद इसके भी जो अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो थोड़े से गवर्नमेंट विभागों जैसे ही होते हैं, राइट। और एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इसके एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब कोई LIC में काम करता है तो सरकारी नौकरी नहीं है उसकी, नौकरी प्राइवेट ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके मेरिट्स क्या है? इसके अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होते, गवर्नमेंट इसके अंदर इतना ज्यादा इंटरफेयर, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी कंपैरेटिवली DU से कम, कंपैरेटिवली होता है इसमें भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट, ये लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस, रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होंगे, करप्शन यहां भी देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ये क्या कर्व करता है? फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब ये कॉपरेट करके काम नहीं करना चाहते, इसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम देखने को नहीं मिलती, ठीक है। अब बताओ सरकारी कंपनी कौन सी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी है बेटा जिसके अंदर कम से कम कितना % कैपिटल किसने लगाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलजुल के। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% से 51% से ज्यादा पैसा किसने लगाया? गवर्नमेंट ने, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। एक लाइन और होती है इसके बाद, बताओ क्या होती है? एंड इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज, हाँ बोल, विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यही लाइन होती है कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? विद इन विच नॉट लेस देन 51% कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी वो कंपनी भी आ जाएगी जिसका मालिक कौन है? एक सरकारी कंपनी, सही है। अच्छा बताओ जी, ये कैसे बनेगी? क्रिएटेड बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, कम से कम कितना % शेयर गवर्नमेंट के होने चाहिए? शेयर्स किसके नाम से खरीदे जाते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर्स किसके नाम से खरीदे जाएंगे? मैनेजमेंट जो होगा वो सब कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, इसके रूल्स जो है वो सरकार के हिसाब से नहीं चलते, कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और ये फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। गवर्नमेंट कंपनी का क्या फायदा? इजीली बन जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, फ्रीडम होगा, और लास्ट में अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को खत्म करता है। डीमेरिट्स क्या होंगे इसके? मेन शेयर होल्डर कौन है? सरकार है, तो चलेगी भी किसकी? सरकार की चलेगी। उसके बाद ये अकाउंटेबल नहीं होते, पब्लिक को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते, जैसे DU SC होता है ना, ये लोग नहीं होते, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद MNC का मतलब बताओ जल्दी से। MNC कौन सी होती है? जो एक से ज्यादा नेशन में काम करेगी, ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक हो गया बेटा। इनके क्या फीचर हैं? सबसे ज्यादा इनके पास क्या होगा? पैसा। ये किन के साथ कोलैबोरेट करके चलते हैं? फॉरेन कंट्रीज के साथ। टेक्नोलॉजी कैसी होगी? इनोवेशन बहुत ज्यादा होगा, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज होंगी इनकी, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करेंगे, और कंट्रोल कैसा होता है? सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह से, हेड ऑफिस से होगा सारा का सारा कंट्रोल। ज्वाइंट वेंचर किसको बोलते हैं बोलो? जहां पे दो बिजनेस मिलके एक बिजनेस बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर। दो तरीके के होते थे, कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड। बताओ क्या फर्क था दोनों में? पढ़ना लायकों का पेपर है 2 दिन बाद। कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड में क्या फर्क होता है? हिंट दे दूं थोड़ा सा, एक में नया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, एक में नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। बताओ कौन सा, किसमें क्या था? एक से बढ़ के एक नालायक। चम्मच था मेरे पास, एक चम्मच देता हूं, उसमें पानी डालो और डुबकी लगा लो। बताओ चलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्चुअल होता है बेटा जिसके अंदर दो बिजनेस मिलके बिजनेस करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो बिजनेस है वो अपने अपने नाम से कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इक्विटी बेस में क्या होता है कि ए प्लस बी मिलके क्या बनाएंगे, नई कंपनी बनाएंगे। सही हुआ। वोडाफोन आइडिया ने मिलके क्या बनाया, वीआई बनाया। ये नहीं है कि जॉइंट वेंचर तो हो गया लेकिन चल रहे हैं अपने अपने नाम से, ऐसा नहीं हुआ। सही है, जॉइंट वेंचर हो गया तो नया कंपनी बना। सही है, समझ गए। अच्छा अच्छा, जब जॉइंट वेंचर हो जाता है, दो लोग मिलके बिजनेस कर लेते हैं, तो क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले क्या बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, मार्केट बड़ी हो जाएगी आपकी। अब वीआई जुड़ के वोडाफोन के कस्टमर भी आ गए और आइडिया के कस्टमर भी आ गए। उसके साथ साथ क्या मिल जाता है, इनोवेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि मिलके लोग काम करते हैं, और आपको ब्रांड नेम भी मिल जाता है। जैसे हीरो होंडा, अब हीरो जो था वो इंडियन कंपनी था, होंडा कहाँ कंपनी था, बाहर का। जब वो इंडिया में आया तो ऑलरेडी हीरो का बहुत नाम था, तो उसको बना बनाया मार्केट मिल गया। मिल गया ना बेटा। अच्छा जी, पीपीपी क्या होता है बताओ जल्दी से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके का ज्वाइंट वेंचर है, एक तरीके का पार्टनरशिप है, जिसमें एक बॉडी पब्लिक होगी, एक बॉडी प्राइवेट होगी, बस ये फर्क है। ठीक है, दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत बढ़िया। लो जी, छोटे छोटे चैप्टर रह गए, अब 10 मिनट में हो जाएंगे तीनों। बताओ फटाफट से, सर्विसेज किसको बोलते हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल? अच्छा, सर्विसेज में हमने 5 आई पढ़े थे, बताओ कौन कौन से 5 आई हैं? मैं लिख देता हूं, इनकंसिस्टेंसी, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री और इंटेंजिबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट। बहुत बढ़िया। सर्विस सेम नहीं हो सकती, हर बार सर्विस कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, है ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे हर साल सिलेबस वही पढ़ाना है, लेकिन मेरे एग्जाम्पल हर बार अलग अलग होंगे। जो लेटेस्ट चल रहा होगा मैं वो चीज डिस्कस करूंगा। अब सपोज मैं डांस सिखाता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास दिन में 10 बच्चे आते हैं, तो मैंने कोई रटा थोड़ी ना हुआ है कि यही चीज सिखाऊंगा, जो दिमाग में आता है वो सिखा देता हूं। क्या सर्विस कभी कंसिस्टेंट हो सकती है? हमेशा इनकंसिस्टेंट होगी, आप कुछ ना कुछ अलग ट्राई करोगे। इनसेपरेबिलिटी का क्या मतलब है, प्रोडक्शन कंजम्पशन साथ साथ होगा। अभी पढ़ाया तो अभी पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं अब दिमाग में बटन दबाया सेव कर लो, घर जाके बटन दबाया फिर चल गया वो सब, ऐसा नहीं हो सकता। अभी प्रोडक्शन अभी कंजम्पशन, है ना। इन्वेंट्रीज को स्टोर नहीं कर सकते, बटन दबाया स्टोर कर लो, पेपर में गए बटन दबाया सामने आ गया सब, ऐसा तो नहीं होगा। इंटेंजिबिलिटी आपको दिखाई नहीं देंगे। इन्वॉल्वमेंट का मतलब बच्चों, जिसको सर्विस लेनी है उसका इन्वॉल्व होना जरूरी है। आपको बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास आप ही को जाना पड़ेगा, ये नहीं पापा जाके चेक कराओ। डॉक्टर कह रहा है पापा लाओ हाथ दिखाओ चेक करो कितना बुखार हुआ, आप भी हाथ पकड़ेगा बेटा डॉक्टर। चलो, अब सर्विसेज में बेटा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट। लेकिन एग्जाम में क्या आएगा, 100% इंश्योरेंस आया हुआ है। मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं, परसों तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। परसों पेपर है, मंडे को पेपर है, जब भी पेपर है हाफ ईयरली, इंश्योरेंस आएगा ही आएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो बताओ। अच्छा बेटा, बैंकिंग जरा एक बार ध्यान से देख लो, बैंकिंग में कितने प्रकार के बैंक हैं पहले तो ये बताओ। जिनके साथ हम डील करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए, स्पेशलाइज्ड बैंक, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए। सभी बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। तो कुछ कमर्शियल बैंक्स हो गए, कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स हो गए, कुछ सेंट्रल बैंक हो गया जो सबका बैंक है, और जो मिलजुल के अपने मेंबर्स के लिए बनाए गए, कोऑपरेटिव बैंक्स। बैंक के दो मेन काम बताओ क्या होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स। तो बैंकिंग में मेन दो चीजें होती हैं बच्चों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। कितने तरीके के अकाउंट हो सकते हैं बताओ? हाउस होल्ड का अकाउंट कौन सा होता है, बिजनेसमैन का, जिसमें आप हर महीने पैसा सेव करते हो, आरडी, रेकरिंग, है ना, जिसमें आप एक ही बार फिक्स टाइम के लिए जमा कर देते हो, एफडी। ठीक है, और दो अकाउंट का कॉम्बिनेशन, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैंक की सर्विसेज स्पेशली ये दो। बैंक की कौन कौन सी सर्विसेज हैं? सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट, दूसरा बैंक चेक। और ड्राफ्ट में फर्क बताओ भाई।
यस, ड्राफ्ट कभी भी बाउंस, चेक बाउंस हो सकता है। ड्राफ्ट बैंक जाके बनेगा, चेक आप अपने पास से कभी भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, आरटीजीएस एनईएफटी में क्या फर्क होता है दीक्षित जी? आरटीजीएस एनईएफटी में क्या फर्क होता है? सुना कभी फुल फॉर्म? फुल फॉर्म बता चलो। अच्छा, एनईएफटी इज, लिखा हुआ है यार, पढ़ ले, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। आरटीजीएस देखो नाम में ही है, रियल टाइम का मतलब अभी बटन दबाया इमीडिएटली सामने वाले खाते में पैसा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं यूपीआई कर लूंगा, आरटीजीएस की क्या जरूरत है? क्या यूपीआई में 50 लाख अभी डालने और डल जाएंगे आपके फोन से? क्यों, यूपीआई कर लो, बटन दबाओ, 50 लाख बजा दो। 1 करोड़ डालने हो, नहीं डलेंगे? क्या यूपीआई की लिमिट है? एक दिन में 40-50 हजार, पता नहीं मुझे अभी कितनी लिमिट चल रही है, लेकिन क्या उस लिमिट, शायद 1 लाख रुपए की लिमिट चल रही है अभी, लेकिन क्या उससे ऊपर नहीं पॉसिबल? नहीं ना। तो अगर उससे ऊपर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आरटीजीएस, ठीक है। और एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी भी यही होता है कि आप बैंक जाओ, बैंक को बोलो पैसा ट्रांसफर कर दो, लेकिन एनईएफटी में इमीडिएटली नहीं होता। एनईएफटी में थोड़ा टाइम लगता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव को 50,000 रुपए भेजने हैं, यूपीआई आपका चलता नहीं, आपने उसको एनईएफटी कर दी, तो बैंक क्या करेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जितनी भी एनईएफटी आई होगी, शाम को 5 बजे सारी क्लियर कर देगा एक साथ। तो आपने पैसा देने के लिए इंस्ट्रक्ट करा सुबह 9 बजे, पैसा कितने बजे पहुंचा? 5 बजे। ये एनईएफटी का काम है। आरटीजीएस होता है रियल टाइम, हाथों हाथ, क्विक, ठीक है। आरटीजीएस के चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, एनईएफटी के चार्जेस कम होते हैं। आरटीजीएस कम से कम कितने का होगा? नहीं नहीं, 50 लाख नहीं, 2 लाख रुपए से, ठीक है। कहां से शुरू होगा? 2 लाख रुपए से, याद रहेगी बेटा जी। चलो, अब मुझे फटाफट से बताओ, ट्रांसपोर्टेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का काम ही क्या है? माल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन पे लेके जाना, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, इंश्योरेंस में बेटा प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंश्योरेंस में पहले मुझे ये बताओ, पॉलिसी किसको बोलते हैं, प्रीमियम किसको बोलते हैं, इंश्योरर किसको बोलते हैं, इंश्योर्ड किसको बोलते हैं? देखो, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या बोलेंगे? पॉलिसी, है ना। इस पॉलिसी को चलाने के लिए जिसने इंश्योरेंस कराया उसको एक पेमेंट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। जिसका इंश्योरेंस हुआ उसको क्या बोलेंगे? जिसने करा उसको क्या बोलेंगे? इंश्योरर, ठीक है। तो इंश्योरर वो कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, जिसका इंश्योरेंस हुआ वो इंश्योर्ड, जो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉलिसी, जिसके बदले में जो पैसे देगा वो प्रीमियम। कितने प्रिंसिपल्स थे? सबसे पहला, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब, इंश्योरेंस का पैसा उसी को मिलेगा जिसका उसमें इंटरेस्ट है, किसी अड़ोसी पड़ोसी को वो पैसा। कंट्रीब्यूशन का मतलब, अगर आपने मिलजुल के 2-3 इंश्योरेंस ले लिए तो पैसा तो उतना ही मिलेगा जितने का लॉस हुआ है, वो मिलजुल के दे देंगे, आप चालाक ज्यादा बने लेकिन हुआ कुछ नहीं उससे, ठीक है। इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है? वापस से उसी पोजीशन में लाना जिसमें आप लॉस से पहले थे। इंडेमनिटी किसमें नहीं होता? लाइफ इंश्योरेंस में। कॉजा प्रॉक्सिमा या प्रॉक्सिमेट कॉज किसको बोलते हैं? मेन कॉज का इंश्योरेंस मिलेगा, दूसरे कॉज का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। भाई दुकान में आग लगी और साथ साथ चोरी भी हो गई, तो जो मेन कॉज होगा उसका इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। सबरोगेशन का क्या मतलब होता है? वो तो मिटिगेशन होता है। सबरोगेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी चीज का इंश्योरेंस था, कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दे दिया ना, तो वो जो डैमेज सामान है उस पर आपका कोई अधिकार, आप उससे कोई प्रॉफिट नहीं बना सकते, वो अब किसका हो गया? कंपनी का हो गया, ठीक है। और मिटिगेशन का क्या मतलब होता है? लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। अगर आप मिनिमाइज नहीं करोगे तो फिर वहां पे आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। कितने प्रकार के इंश्योरेंस हो सकते हैं? लाइफ और जनरल। जनरल में फायर, मैराइन, हेल्थ, ठीक है। लाइफ में जीवन के साथ भी, जीवन के, आग वाला, पानी वाला, मैराइन। मैराइन में 3 चीजें रहती है, बताओ। शिप और हल, कार्गो, फ्रेट। फ्रेट मतलब किराए का इंश्योरेंस, शिप मतलब शिप का, कार्गो मतलब सामान का, ठीक है। हेल्थ में बेटा आपके सारे हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं, सही है। अच्छा जी, इसमें लाइफ, फायर, मैराइन का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ छोटी छोटी सर्विसेज है बेटा, ये आपको सिर्फ रीड करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टल और टेलीकॉम,
ठीक है, ये तो सिर्फ रीड करनी है। आओ जी, ये लो बेटा, फोकस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एमर्जिंग का मतलब जो आजकल बिजनेस चलते हैं, जो बिजनेस आजकल चलते हैं। आजकल चलने वाले बिजनेस को क्या बोलते हैं? ई बिजनेस। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस इंटरनेट के थ्रू हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? ई बिजनेस। ठीक है बेटा, अब ये जो ई बिजनेस है, मुझे बताओ, ई बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है या ई कॉमर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है? बताओ बेटा, बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है या कॉमर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है? कॉमर्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तुम नालायक हो तुम। बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, बी से बिजनेस, बी से बड़ा। ठीक है, देखो, हम बिल्कुल शुरू में पढ़ते थे बिजनेस एक्टिविटीज, उसके अंदर इंडस्ट्री भी आ गया, उसके अंदर कॉमर्स भी आ गया। बिजनेस के अंदर आता है ना इंडस्ट्री और कॉमर्स, समझे? तो बिजनेस ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, भूल मत जाना। ओके, बी से बिजनेस, बी से बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या फायदे हैं ई बिजनेस करने के? इंटरनेट के फायदे क्या हैं? क्यों कर रहे हैं लोग इंटरनेट पे? सबसे पहले फॉर्म करना इजी है, कम पैसे में बिजनेस बन जाता है, कोई दुकान नहीं लेनी, कोई माल नहीं भरना। वैसे कितना खर्चा होता है? अब वेबसाइट पे तो सीधा सीधा फोटो लगा दो, बस बिजनेस शुरू हो गया। ऑर्डर आए उधर से मंगाओ, सामने भेज दो, कोई दुकान पे माल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है या नहीं? अब तुम फ्लिपकार्ट पे देखते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये तुम्हें कोई पता है सेलर के पास रखा है वो? तुम्हें क्या पता? क्या पता जैसे ही तुम ऑर्डर करो सामने वाला खरीदे और तुम्हें भेज दे। और वैसे ऑफलाइन में दुकान भरेगा वो पहले अपनी दुकान पे, जो होगा वो दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो कम पैसे में और आसानी से बन जाता है कौन सा बिजनेस? ये बिजनेस। कन्वीनियंट है क्या? जब चाहे जिस टाइम चाहे, आपकी दुकान 24 घंटे खुली है, आप सो रहे हो, कस्टमर ने ऑर्डर भी डाल दिया सुबह 2 बजे, मजा आ गए। लेकिन ऑफलाइन दुकान है तो 8-9 बजे बंद करके घर जाओगे, कस्टमर कल ही आएगा, रात को मन करा तो वो ऑनलाइन ले लेगा, ऑफलाइन नहीं लेगा। ठीक है, अच्छा, हाई स्पीड, बहुत क्विक होता है, एकदम बटन दबाओ फटाफट पहुंच जाएगा, है ना? जैसे सपोज तुम कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना चाहते हो किसी को, उसमें शायद देर लग जाए, उसमें शायद देर लग जाए। अब सपोज ये चिंटू है, ठीक है, इसने 2 दोस्त बनाई हुई, एक ए और एक सी। अब वो मैसेज भेजना था ए को, गलती से किसको चला गया? सी को। वो कितना ही बटन दबाने की कोशिश कर ले कि रुक जा, रुकेगा नहीं, इमीडिएटली चला जाएगा। और टाइम की बात है कि सी पढ़ भी लेगा उसको फटाफट, वैसे चाहे ना पढ़े वो, समझ रहे? चलो, अच्छा। अच्छा बेटा, ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा, आप कहां तक जा सकते हो? ग्लोबल जा सकते हो। और ऑनलाइन में हम किसकी तरफ जा रहे हैं? कैसी सोसाइटी? पेपर बचा रहे हैं हम। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, स्कोप। B2, B2, इंट्रा, C2, C2C का मतलब कस्टमर टू, एग्जाम्पल दो, OLX। बहुत बढ़िया, दिवाली की सफाई करेंगे, बहुत सारा पुराना सामान निकलेगा, सब OLX पे बेच दो, बेचने वाला भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर, दोनों में से कोई बिजनेस नहीं है। C2C। ठीक है, B2B बताओ, एक होलसेलर से रिटेलर, एक होलसेलर से रिटेलर ने सामान खरीदा, दोनों बिजनेसमैन है, कोई भी कस्टमर नहीं है। B2B। B2C बताओ बच्चों, बिजनेस टू कस्टमर, आपने रिटेलर से सामान खरीदा, एक बिजनेस है और एक कस्टमर है। इंट्रा बी बताओ, एक ही बिजनेस के अंदर अंदर जब कोई माल खरीदा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा बी। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है लेनोवो, ठीक है, लेनोवो को अपने लिए भी तो लैपटॉप चाहिए, क्या वो बाहर से लेंगे या अपने ही बिजनेस में से खरीद लेंगे? बिजनेस से खरीद लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा बी। ठीक हो गया, तो B2B बिजनेस टू, B2C, C2C, इंट्रा बी, एक ही बिजनेस के अंदर अंदर। आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। वेरी सिंपल, छोटा सा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी टवर्ड्स है? अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आपकी जिम्मेदारी टवर्ड्स द सोसाइटी। बताओ समाज के लिए क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी? बताओ जल्दी से, सोसाइटी के लिए क्या करना है एक बिजनेस को? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, अच्छा प्रोडक्ट बनाए, रीजनेबल प्राइस चार्ज करे, और फेक एडवर्टीजमेंट, गलत एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना करे,
और अपने एम्प्लॉइज को एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे। तो ये सब सोसाइटी के लिए हमें करना है, पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन ना करें, ये सब किसके लिए करना है? समाज के लिए। ठीक है, लो जी, आर्ग्यूमेंट्स बताओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो क्यों करना पड़ता है? क्यों करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो? अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो, है ना, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलाना चाहते हो, भाई तुमने किसी कस्टमर को खराब सामान बेच दिया, क्या वो दोबारा आएगा? तो बिजनेस शॉर्ट टर्म ही तो चल पाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर आप गलत काम करोगे तो क्या गवर्नमेंट के बहुत सारे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे? उनसे बचना है, अगर अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो भी आपको क्या फॉलो करनी पड़ेगी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सोसाइटी को मेंटेन करना, रिसोर्सेज जितने आपके पास हैं वो सोसाइटी से आ रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए काम करना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे जस्टिफिकेशन है बेटा बहुत सारे, क्या कोई भी 4-5 याद रख लोगे? ठीक है, अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की तरफ है बताओ? SCWG, याद करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोगों की तरफ है? 4। SCWG, एस का मतलब CW वर्कर, G गवर्नमेंट। शेयर होल्डर यानी ऑनर की तरफ क्या जिम्मेदारी है आपकी? बताओ, आप बिजनेस हो, क्या ऑनर को अच्छा रिटर्न दे, ऑनर की इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, कंपनी पैसा लेके ना भागे, ऑनर को टाइम टू टाइम पूरी इंफॉर्मेशन मिले, ये सब किसकी तरफ है? ऑनर की तरफ। कंज्यूमर के लिए क्या जिम्मेदारी है बताओ? अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छे प्राइस पे मिले, और गलत एडवर्टीजमेंट ना हो, और नई नई वैरायटी उसको देखने को मिलती रहे, है ना, ये सब कंज्यूमर के लिए हो गया। वर्कर के लिए बताओ, वर्कर के लिए क्या जिम्मेदारी है? बढ़िया वेजेस मिले, टाइम टू टाइम प्रमोशन मिले, उनको और पैसे के साथ साथ और फैसिलिटीज भी मिले, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें मिले, है ना, ये सब। गवर्नमेंट के टवर्ड्स क्या जिम्मेदारी है? टाइमली टैक्स पे करें, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, ये सब गवर्नमेंट के टवर्ड्स। बेटा ये सब मैंने प्रॉपर आपको पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ है। ठीक है, चलो जी, अब मुझे जल्दी से बता दो जरा, एनवायरमेंट को बिजनेस कैसे प्रोटेक्ट करता है? बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस को नहीं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस का क्या रोल है बताओ? जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। सबसे पहले ध्यान दो फटाफट से, सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, खत्म है। सबसे पहले एक कैसा वर्क कल्चर बनाओ जिसमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता हो। फिर उस वर्क कल्चर को लेके आप क्या दिखाओ? कमिटमेंट दिखाओ कि भैया हम अगर पेपर बचाएंगे तो पेपर बचाएंगे, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बचाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? कैसी टेक्निक्स यूज करो? साइंटिफिक। किस चीज की टेक्निक्स? वेस्ट को डिस्पोज करने की। ठीक है, उसके बाद सारे लॉज को फॉलो करो, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एथिक्स किसको बोलते हैं बेटा? एथिक्स, एथिक्स किसको बोलते हैं हम? मॉरल्स को। क्या बिजनेस की भी कुछ मॉरल वैल्यूज है कि भैया बिजनेस को भी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर काम करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए, है ना? तो देखो क्या लिखा हुआ है, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डिटरमिन्ड मोरल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या आएगा? सबसे पहले किसका कमिटमेंट? पहले तो टॉप मैनेजमेंट बोले कि हम एथिकली काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाए? एक कोड का मतलब रूल्स बनाना। उन रूल्स को क्या इन्हीं को फॉलो करना है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चलाएं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक इस कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाए कि सब इसको कंप्लाई करेंगे, यानी फॉलो करेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद हर इन्वॉल्व कर लो सारे इंप्लॉइज को, और लास्ट में क्या मेजर करो? रिजल्ट्स। ठीक हो गया बेटा? ये हमारे पास पूरा का पूरा कौन से चैप्टर से आया था? 6। तो हमने कितने चैप्टर रिवाइज करें आज? 7 चैप्टर इन 1 आवर। खुद लेके बैठोगे तो 4 दिन में होंगे। ठीक है।